डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेनजी में आप सबका स्वागत है। हाय, दिस इज आरजे राहुल। और इस इनिशिएटिव के तहत हम आपको जम्मू की कुछ ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ जम्मू, ना कि सिर्फ इंडिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स क्षेत्र से कुछ लोग। नाम है शीतल देवी, अभिलाषा चौधरी एंड राकेश। और आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में इज अ फील्ड कॉल्ड आर्चरी, इसी में इन्होंने हमारे जम्मू क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन किया है। तो सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और जय हिंद। जय माता। एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले राकेश जी आपसे बात करते हैं जी अभी लाइमलाइट में हो और पिछले 5-6 साल से आप लगातार लाइमलाइट में हो, जी। तो कैसा लगता है एक फेज जहां पर शायद दुनिया नहीं जानती और अचानक से हर एक माइक जो है वो आपके पास आ जाता है, आपके व्यूज जाना चाहता है, कैसी फीलिंग आती है? जय माता दी सर। सर ये एक ऐसा फेज होता है जो हमें हमारी आर्चरी, हमारे कंपटीशनों में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि 4 लोगों के सामने बात करना और 4 लोग, जब 4 लोग होंगे तो 10 कैमरा भी होंगे, उनको फेस करना, ये हमारे लिए मतलब एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ता है। क्योंकि जब हम शूटिंग लाइन पे शूट करते हैं तब किसी से बात नहीं होती, चारों तरफ कैमरास होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो डगमगा जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमें काफ़ी फायदा देती है। जैसे रिसेंटली अभी आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है जी और इससे पहले भी आप मेडल्स जीते हुए हैं। जी जी। तो माइंडसेट उस वक्त क्या रहता है? थोड़ा डर रहता है, जैसे टीवी में होता है ना कि डर के आगे जीत है, तो सच में वो डर रहता है? नहीं, यहाँ पर एड्स में ऐसे दिखाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, डर हमेशा होता है। और डर, मैं समझता हूँ डर हमेशा होना भी चाहिए, क्योंकि डर जो है वो आपको आगे और अच्छा करने की हिम्मत भी देता है। तो ये थोड़ा डर होता है, लेकिन सर हमें क्या है कि हमारे कोचिस ने हमें जो सिखाया है वो ही बस वो एक ही चीज़ सिखाते हैं कि जो हमने आपको सिखाया है, जो आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, जो ग्राउंड में करते हो, वही आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में पोडियम पे जाके करना है। तो हम वही कोशिश करते हैं, इसी का नतीजा आपके सामने। ग्रेट। एंड आपको बता दूं मैं कि पैरा ओलंपिक्स फील्ड में राकेश जी जो हैं, ही इज द ओनली वन, फर्स्ट वन एंड इनफैक्ट अभी तक का लास्ट वन जिन्होंने मेडल्स में, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, राइट? तो प्राउड फीलिंग आती है कि भाई अकेला मैं हूँ बादशाह। कभी कभी ऐसा लगता है, गवर्नमेंट वाले ने थोड़ी प्राउड फीलिंग लगता है कि यार आई एम डूइंग गुड। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर एक मन में बात आती है कि चलो हम लोग जो स्पेशली एबल्ड, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिव्यांग, तो मैं मतलब मेरा हर इंटरव्यू में यही मैसेज होता है कि अगर कोई मेरे जैसा भाई, बंधु, बहन कोई भी हो, वो बढ़ चढ़ के आगे आए, अपनी इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना बल्कि ताकत बनाए और स्पोर्ट्स में अपना लोहा बनवाए। हम लोग, मैं जम्मू कश्मीर से पहले अकेला था, अभी शीतल मेरे साथ कम्पीट करने जाती हैं और हम 2 लोगों ने मतलब पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तो अगर हिला के रखा हुआ है, तो अगर हम लोग 10 लोग होंगे तो कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या कमाल करेंगे। वो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हादसा आपके साथ हुआ जी, बहुत बार आपसे पूछा गया होगा, बट जस्ट अगेन वांट टू आस्क, ये कब हुआ था? और हादसा होने के बाद यूजुअली क्या होता है कि माइंडसेट हमारा जो है ना वो थोड़ा परेशान हो जाता है। जी जी हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं। जी। वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद इंटरनेशनली मेडल लेके आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम माइंडसेट क्या था और एक कैसे हुआ था? सर एक्सीडेंट मेरा 2009 में हुआ था। 19 जनवरी 2009 में मैं जम्मू से ही घर जा रहा था और नगरोटा के पास मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बन तालाब में। ये जो गाड़ी 400 फीट गहरे खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई थी और हम 2 लोग बच गए थे उसमें। तो उसके बाद सर ऑपरेशन हुआ, इलाज चला 2-4 महीने, 1 साल 1.5 साल। सभी जो भी आता, कोई रिश्तेदार मिलने आता, कोई दोस्त मिलने आता, वो यही मतलब सांत्वना देते कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। भाई उसको लगी थी वो इतने देर में चलने लग पड़ा, वो उसको लगी थी वो इतने देर में चलने लग पड़ा। लेकिन धीरे धीरे सर कहीं ना आपने जो बात कही कि अपने आप को मोटिवेट रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं 4 साल बाद मैं समझ गया था कि मैं चल नहीं पाऊंगा। मतलब उस जोन में आप गए थे? हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन के जोन में बिल्कुल गया था। उससे निकाला किसने फिर बाहर? सर वो माता रानी है, माता वैष्णो देवी है, जिन्होंने निकाला और उन्होंने ये रास्ता भी दिखाया। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। देखो, वैसे तो जो सक्सेस आपने हासिल करी है और आने वाले टाइम में और भी करोगे, उसका क्रेडिट एक इंसान को नहीं दिया जा सकता। जी जी। बहुत से लोग हैं जो कि हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हालांकि हेटर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए हमेशा। स्टिल अगर आपको किसी एक शख्स का नाम लेना हो जो कि जहन में सबसे पहले आता है कि यार इसने तो बहुत साथ दिया है, हर कोई साथ देता है, लेकिन एक इंसान
सर अगर आप एक इंसान की बात करें, मैं एक तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे कोचिस श्री कुलदीप कुमार वेदवान और अभिलाषा मैम, जिन्होंने मेरा शुरू से लेके अब तक, और न जाने जब तक मैं आर्चरी करूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ये डिसाइड करेंगे कि मैं कब तक खेलूंगा, और जब तक मैं खेलूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। ग्रेट ग्रेट। सो अब बात करते हैं शीतल देवी से, जिन्होंने रिसेंटली 2 गोल्ड और 1 सिल्वर बैग किया था। मैं पिछले 1 साल से आर्चरी कर रही हूँ और 3 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। अपने देश को 7 मेडल दे चुकी हूँ। उम्मीद से कहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही खेलते रहूँ, अपने देश को मेडल देते रहूँ। तो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो सबसे बड़ी कौन थी, जब आपको लगा कि मुझे इस गेम में आना चाहिए? सबसे पहले मैं बेंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ पे प्रीति मैम मिली थी, तो उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में मुझे बताया था। तो फिर वो मुझे लेके आए थे कटरा में। वहाँ मेरे कोच कुलदीप वेदवान और मैम अभिलाषा चौधरी, उन्होंने ही मुझे आर्चरी सिखाई। तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इससे पहले कोई और शौक था कि मैं कोई और स्पोर्ट्स खेलूंगी, यहाँ पे शुरू से यही था कि मुझे आर्चरी करना है? नहीं, शुरू से ही था मुझे आर्चरी करनी। कि जो टारगेट एम कर लिया वो कर लिया। हाँ जी। तो जैसे भी हमने राकेश जी से जाना, आपके साथ जो मिसहैपनिंग हुई थी ये कब हुई थी और कैसे हुई थी? मैं बचपन में ही ऐसे ही हूँ। तो शुरू से मोटिवेटेड फील किया या फिर कई बार जैसे उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं यार क्या हो रहा है? मुझे भी शुरू से लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कहीं नहीं, बस यहीं पे रहूँगी। पहले मैं स्कूल जाती थी, स्कूल जाना पसंद था, बस स्कूल जाती थी, स्कूल जाते बस दोस्तों के साथ खेलते हुए, तो बस अब मुझे लग रहा कि मैं आगे भी कुछ करूँगी। हार्ड वर्क जो है वो पे करता है। बहुत सी दुनिया है जिनके पास सब कुछ ठीक है लेकिन स्टिल घर बैठे हैं और मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हैं। वहीं पर हमारे कुछ ये ऐसे योद्धा हैं जो कि देश को नॉट जस्ट नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये तो बात हुई इन सब चीज़ों की। शीतल, नॉर्मली बात की जाए तो आप किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं शायद? हाँ जी। किश्तवाड़ से। तो वहाँ पर जब आपको ये रिकॉग्निशन मिली, आप पीएम साहब से भी, मोदी साहब से भी मिले, तो वहाँ के लोगों का कैसा रिएक्शन था? खुश थे? घर पे आए बधाई देने? वो वहाँ नहीं गई है अभी तक वहाँ नहीं वहाँ नहीं गए? गए। तो फोन शोन पे आए होंगे अभी तक आपको? हाँ जी, फ़ोन बहुत सारे आए हैं। और पेरेंट्स के, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा और भाई बहन और मैं। अच्छा। और आने वाले इवेंट्स में भी क्या तैयारी है? कौन से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर कोई एक ऐसा ड्रीम जो आप सोचते हैं भाई ये तो पूरा करना ही करना है? आगे अब एशियन चैम्पियनशिप होने वाला है, उसमें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और पेरिस होने वाला है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देश को ओलंपिक मेडल देने की तैयारी में है। ग्रेट। अब देखिए, हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है, हम खाने की तारीफ बहुत करते हैं क्योंकि खाना अच्छा बना होता है, लेकिन किसकी वजह से अच्छा बना होता है? वो बना होता है शेफ़। तो अभी जो खाना हम देख रहे थे, जो ये बना था कोच की मदद से, जो कि प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन इनके अंदर फिल करते हैं और जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो फिल करते हैं। सो अभिलाषा मैम, वंस अगेन नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है आपके? ये ठीक है। तो बहुत आई थिंक कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऊपर लेके जाने के लिए। सबसे पहले मैं पूछूंगा, इनको मोटिवेट कैसे करते हैं? तो बाद की बात है, आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? जब मैं इन सभी में ये सपने पूरे होते हुए देखती हूँ, चाहे वो शीतल है, चाहे वो राकेश है, चाहे वो कोई और खिलाड़ी है यूटी का या देश का। जब कोई भी खिलाड़ी अपने खेल के कैरियर में आगे बढ़ रहा होता है या कोई भी सीढ़ी चढ़ रहा होता है, तो मैं मानती हूँ कोच का काम है, अगर एक खिलाड़ी एक सीढ़ी पे है, दूसरी सीढ़ी उसको उठाना, तो वो जो एक सीढ़ी से सीढ़ी उठाना है, वो कोच के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है किसी भी खिलाड़ी के लिए, ना सिर्फ राकेश और शीतल, और भी जो आज छोटे बच्चे या जो दूसरे खेलों में खिलाड़ी कर रहे हैं। तो हर खिलाड़ी को देख के जो जोश आता है, वो हर कोच को, मुझे ही नहीं, हर कोच को पुश रखता है एक खेल में एक खिलाड़ी में नई ऊर्जा भरने के लिए। तो बीइंग ए कोच, अभी तक आप कितनी कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं और कितनी गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कोच हूँ 2017 से, जहाँ पे हम 2 कोचेज़ हैं, कुलदीप कुमार जी और मैं। हम दोनों कोचेज़ ने जब 2017 में ये सेंटर JNK में स्टार्ट हुआ था, जो मतलब बहुत बड़ा एक स्टेप था। उससे पहले JNK में कोई आर्चरी सेंटर नहीं था, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, जहाँ पे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ना सिर्फ आर्चरी। तो हम यहाँ इसी मोटिव के साथ आए थे दोनों, कि हम यहाँ से ओलंपियंस देंगे,
हमें यहाँ से ओलंपियन निकालना है, ये हमारा उसी टाइम ड्रीम क्लियर ये था, क्लियर था उस टाइम? बिल्कुल क्लियर था। अच्छा। और हमने शायद हमारे मतलब उस टाइम पे गवर्नर साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी और हमारा इंटरव्यू हुआ था, हमने उस टाइम भी ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज कर दिया था कि हमें यहाँ से ओलंपियन निकालना है। और उसी के चलते 2017 में हमारा सेंटर डेवलप हुआ। 2018 में हमारा राकेश कुमार इंडिया टीम में था। अच्छा। सो वहीं से हमारी शुरुआत हुई, जो इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत हुई 2018, 19, 20 और फिर जो 20 का टोक्यो ओलंपिक्स 21 में हुआ ड्यू टू कोविड, उसमें राकेश कुमार ने, ज्योति ने, जो दोनों हमारे सेंटर से निकले, दोनों ने देश को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छी रैंकिंग से बस हम मेडल चूक गए। उसके बाद कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है और आज वहाँ पे कोई 40-45 बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं आर्चरी की, और जिनमें से ज़्यादातर नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। और आज जो हम यहाँ पे हैं, यहाँ मैंने देखा कि यूटी में एक आर्चरी का अलग उत्साह है। आज यहाँ पे 100 बच्चों को मैं देख रही हूँ जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो ये दिखाता है कि आर्चरी पूरी यूटी में डेवलप हो रही है और कल को ये यूटी से जो टीम जाएगी देश में यूटी का नाम रोशन करेगी और फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब डेवलपमेंट हम देख सकते हैं और इसके लिए मैं माननीय मनोज सिन्हा जी, हमारे जो एलजी साहब हैं, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से ही एक विज़न रखा। जो आज मैं देखती हूँ कि यूटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो स्टेडियम्स में हो। और मैं अपना खुद का जो श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एलजी साहब हमारे चेयरमैन भी हैं, तो उनका एक ख़ास ध्यान भी रहता है। और मतलब कि पूरी यूटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कश्मीर हो या चाहे वो जम्मू हो, हर जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का बन रहा है बहुत डेवलप हो रहा है। स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई है जो हमने पहले नहीं सुना था यहाँ 2017 से। हाँ जी, 2017 में हमें नहीं पता था, तो अब हमने सुना कि स्पोर्ट्स पॉलिसी इतनी इम्प्रूव होके आई है, तो उसका ज़रूर एक रिज़ल्ट मिलेगा कि हमारे यहाँ से हर खेल में खिलाड़ी निकलेंगे। और उसके लिए हम चाहते हैं कि भी सभी खिलाड़ी मेहनत करें, कोचेज़ और मेहनत करें। जैसे कि मैंने कहा कि कोचेज़ को भी देखना चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी खेल के स्तर पे बढ़ रहा है तो उससे ज़रूर एक कोच मोटिवेट रहे और खिलाड़ियों को नई नई मतलब टेक्निक से अपडेट करें और अच्छी ट्रेनिंग दें। तो जैसे कि मैम ने कहा, अभिलाषा मैम ने, कि ऑनरेबल गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं अगेन, और DIPR JNK जिनका इनिशिएटिव विच इज़ इंस्पायर जेनजी, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम ऐसे इनिशिएटिव को लाने के लिए और जम्मू के यूथ को इंस्पायर करने के लिए थ्रू दीज एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। दोनों कितने काबिल है ये तो हमें पता चल गया, दुनिया भी जान चुकी है इंटरव्यूज़ कर करके। तो सबसे ज़्यादा आफ्टर आई थिंक पेरेंट्स इनके क्लोज आप होंगे, तो इफ़ आई वांट टू आस्क, क्वालिटीज़ तो बहुत है। I would like to correct you. हाँ, You can ask them. अच्छा I think I will be more closer than parents. अच्छा, Yeah. तो फिर तो सवाल पूछने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सवाल ये है कि ऐसा तो है नहीं कि कभी किसी पे गुस्सा नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ें जिस पे गुस्सा आता है, अरे शीतल क्या कर रही हो, राकेश क्या कर रहे हो, कोई किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, या ये लेट उठते हैं, या कोई रिस्पॉन्सिव, कोई ऐसी चीज़? आप खिलाड़ी से जवाब खुद ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शीतल मैम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा? देखो शर्मा रहे हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ तो है, तो किस चीज़ पे मैम सबसे ज़्यादा गुस्सा करते सच्चाई हैं? बोलनी होती है ऐसी चीज़ों में। बताइए। जब हम कुछ गलती करते हैं तब मैम हम पर गुस्सा करती हैं। अच्छा, कितना गुस्सा करते हैं? पहले ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फिर प्यार भी करते ही करते हैं। अच्छा, तो जब गुस्सा करते हैं तब गुस्सा आता है या यहाँ पता होता है तब कि नहीं यार हमारे भले के लिए गुस्सा कर रहे हैं? हाँ जी, हमें पता होता है हमारे भलाई के लिए गुस्सा करते हैं। चलो मैम गुस्सा कर दे, उसला गुस्सा आंदा, ये लगता नहीं ठीक है। नहीं सर, गुस्सा नहीं आंदा, गुस्सा इस गल्ला भी नहीं आंदा क्योंकि अपनी गलती होंदी है। हाँ। तो बाकी जियां तुस आखा दे कि लेट उठना जां वो मैम की साढ़े कोला ज्यादा पता कि अस टाइम ते बड़े पाबंद आ। अच्छा। टाइम अपने टाइम उपर पुज्जी जन्ने, लेकिन कुछ गलतियां ऐसियां हो जांदियां, इंसान जिड्डा मर्जी बड्डा होई जाए गलतियां ते करदा गया, गलतियां दा पुतला है इंसान, तो गलतियां होंदियां, गुस्सा भी आंदा, गुस्सा बड़ा ज्यादा भी आंदा कई बारी। तो गला ये चीज होती है कि तू ही गुस्सा आंदा मैम ऊपर, मैम भी तो अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही गुस्सा आई मैम उपर, ऐसा बड़ा घट होंदा क्योंकि गुस्सा बड़ा चलाक होंदा, गुस्सा अपने कोला कमजोर उपर आंदा, ताकतवर उपर नहीं आंदा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो गुस्सा इन्हें की मतलब इन्हें की भी जब अगर कोई समझा कि बेकार गुस्सा नहीं करता, क्योंकि साड़ी गलतियां होंदियां, अस शूटिंग लाइन पर कदे गल्लां करा नहीं, प्रैक्टिस वास्ते ध्यान होंदा, कोई टाइम ऐसा आई जंदा विच, फिर गुस्सा भी आंदा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा और जल्दी वाइंड अप करेंगे, इसके बाद इनका मैसेज लेंगे। आर्चरी में आपको जाना है जी, तो ये शुरू में इंटरेस्ट था या फिर महाभारत देखा करते थे, अर्जुन
सर ऐसा कुछ मछली नहीं की आंख था, में तीर डालना। ऐसा कुछ नहीं था। महाभारत मुझे शायद आधे से ज्यादा मुंह जुबानी याद है। अच्छा। मैं इन चीजों में काफी ध्यान देता हूँ। हाँ। सर मुझे जब मैं व्हीलचेयर पे आया था 2014, वो जो मैंने आपको बताया वो फेज मेरी जिंदगी का गुजर गया, उसके बाद क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि हम व्हीलचेयर पे आने के बाद कुछ गेम खेल सकते हैं, तो मेरी मुलाकात 2017 में मेरे कोच साहब श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से हुई थी। उन्होंने मुझे इस गेम के बारे में बताया, तो उन्होंने ज़्यादा ना बता करके उन्होंने ये बोला कि कल आप स्टेडियम आओ, ग्राउंड आओ, आप देखो, फिर आप डिसाइड करोगे आप ये कर सकते हो या नहीं। तो मैं सर ये दूसरे दिन जब उनसे मिला, जाके ग्राउंड में देखा बच्चे धनुष चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि मेरे दिल में यही ख्याल आया कि मैं ये करूँगा और यही करूँगा। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं सर। जब तक है तो चलते ही रहेंगे। ग्रेट। मैम आपसे एक सवाल पूछूंगा, बीइंग अ कॉमन मैन ज़्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में, लाइक पैरालंपिक्स की बात की जाए, पैरा गेम्स की बात की जाए, सो अभी जैसे राकेश जी जो हैं वो भी आर्चरी करते हैं और शीतल मैम जो है ये भी आर्चरी करते हैं, सो सेम स्पोर्ट्स में एंट्री होती है, आई मीन सेम कैटेगरी में एंट्री होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हाथ से करते हैं और वो पाँव से करते हैं, और कंपटीशन में जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो ऐसा है कि जो हाथ से करते हैं एक लाइन पे होते हैं और जो पैरों से करते हैं अलग लाइन पे होते हैं। अच्छा, आपने जो कैटेगरी के बारे में सवाल पूछा है, देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो पैरा आर्चरी है, मैं इंडियन पैरा आर्चरी टीम के साथ कोच हूँ और वहाँ से ये इंडिया की पूरी टीम बन के जाती है, जिसमें हमारे 2 खिलाड़ी जम्मू से हैं। और इसमें कैटेगरी होती है, जो इसमें स्टैंडिंग होते हैं या फिर जो आप हाथ से चलाने के, उसमें W1 और W2 एक कैटेगरी होती है। उसमें एक परसेंटेज होता है जो बॉडी की पार्ट्स डिसेबिलिटी पे होता है। ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि भाई हाँ कितना % डिसेबिलिटी है। सो परसेंटेज के हिसाब से 2 कैटेगरी डिसाइड होती हैं। लेकिन जो शीतल और राकेश हैं दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। और कोई अगर स्टैंडिंग में भी होगा तो वो भी सेम कैटेगरी में आएगा। अच्छा। सिर्फ एक 75% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी W1 में आती है। अब बस डिफरेंस ये है, ये भी बैठ के चलाती है, ये भी बैठ के चलाता है, लेकिन ये हाथ से चलाता है, वो पैर से चलाती है। दैट्स व्हाट शी हैज़ प्रूवन कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मतें और भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। सो एक मैं इसमें कहूँगी कि माता रानी की हम पे बहुत असीम कृपा रही है कि भाई हम माता रानी के प्रांगण में ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ से इतनी जल्दी 1.5 साल में इस बच्ची का इस लेवल पे आ पाना अपने आप में एक चमत्कार है। एंड आई थिंक चमत्कार भी है एट द वेरी सेम टाइम। जिस स्पोर्ट्स में ये दोनों हैं, आर्चरी और जिसमें आप कोच हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जेके यूटी की बात की जाए तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहाँ पर मिलता है? बिकॉज आई थिंक शायद पहले नहीं मिला करता था, बट क्या अब मिलता है? जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे मतलब गवर्नर साहब की वजह से जब से विज़न हमने उनका देखा है, सो पूरी यूटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है और खेल और खिलाड़ियों के लिए जितना मतलब ज़रूरी, कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें ना फैसिलिटीज़ दी जाए, फैसिलिटेट ना किया जाए। हमें एक कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा कि फैसिलिटेट की जगह फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो हमारा जो स्पोर्ट्स है, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। ग्रेट। सो शीतल, जाते जाते आप, हमारा जो यूथ है इस वक्त आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत की जरूरत है। और मोटिवेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स का योगदान, कोचेस का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। शीतल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? नाम लेना चाहेंगे आप? मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। हाँ, नो बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ तीर जो है वही बेस्ट फ्रेंड है। ओके। सो मैम, आपका मैसेज देंगे टू द यूथ ऑफ JNK? मैं एक बार फिर से माता रानी का धन्यवाद करूंगी, गवर्नर साहब का धन्यवाद करूंगी, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी का धन्यवाद करूंगी और पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूंगी। और फिर ये बात अछूती नहीं रह जाती कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका खेल के प्रति एक अलग ही विज़न रहता है, हमेशा एक अलग ही झुकाव रहता है, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कहा हमसे मिलते हुए कि आप लोगों से मिलने का मौका मैं ढूंढता रहता हूँ। सो वो बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा हम सब के हर कोच और खिलाड़ी के दिल को छुएगी ज़रूर। तो यही कहना चाहूँगी सबका धन्यवाद करते हुए कि जो हमारा आज का यूथ है
उसके लिए सुविधाएं दी जाएं। उनको खेलों में, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को खेलों में लेके आए। ज़रूर हर कोई अच्छा कर सकता है और खेल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे हमें बुरी आदतों से दूर करने के लिए भी हमारे यूथ को स्पोर्ट्स में आने की ज़रूरत है। तो मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, हमारा नेशन जो है एक मोस्ट यूथ नेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलों में आएंगे तो बहुत अच्छा कर सकेंगे। ग्रेट। तो राकेश जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बढ़ चढ़ के अपना खेलों में हिस्सा लो। खेल से सर इंसान डिसिप्लिन में आ जाता है, और डिसिप्लिन में आने से मुझे लगता है कि इंसान की 2-4 साल उम्र बढ़ी जाती है। बढ़ जाती है। तो आप खेलों में आओ, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाओ, और देश और अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का नाम रोशन करो। बस मेरे लिए यही दुआ है। चलो जी, थैंक यू सो मच। जय जय माता माता दी। दी। एंड थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए, एंड थैंक्स टू यू पीपल वीडियो देखने के लिए, पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड थैंक्स टू DIPR JNK फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेन ज़ी। ऐसी और एमिनेंट पर्सनैलिटीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज RJ राहुल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।